नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे सेविंग्स के इंपॉर्टेंस और इन्वेस्टमेंट के जो तमाम ऑप्शंस हैं उनका हम जायजा लेंगे। आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली आपके लिए कौन सा ज्यादा बेहतरीन विकल्प रहेगा, इसके अकॉर्डिंगली हम आपको एडवाइस देने की कोशिश करेंगे। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नीरज चौहान साहब, जो कि CEO हैं फाइनेंशियल मॉल के। नमस्कार नीरज साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए एक निगाह डाल लेते हैं जिस प्रकार से जो प्रश्न आए हैं जिनको हम आज इंक्लूड करने वाले हैं। तो इसमें पोर्टफोलियो प्लानिंग संबंधित क्वेरी एक इंडिविजुअल की मिडिल एज में है और उन्होंने 2 गोल सेट किए हैं, एक तो बच्चों के एजुकेशन के लिए, साथ ही रिटायरमेंट प्लानिंग। इसको हम चेक करेंगे इनिशियली, साथ में हम आगे बढ़ेंगे। इसमें NCD और साथ ही प्राइवेट कंपनी की FD सेंट्रिक क्वेरी है, इसका हम चेक करते हुए साथ ही बैंक फिक्स डिपॉजिट्स का भी जायजा लेंगे प्रेजेंट सिनेरियो में, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में उम्मीद की जा रही है कि आगे चल के उसमें कमी हो सकती है। तो इन सब पर हम बातचीत करेंगे। व्यूअर्स को बता देते हैं, शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। भेजने के लिए आप हमें SMS कीजिए और SMS 57575 पर करना है। पहले आप सेव लिखेगा, स्पेस देने के बाद अपना प्रश्न और डिटेल्स हमें SMS करने हैं 57575 पर। तो ये डिटेल्स SMS स्क्रीन पर है। अपना नाम, जहां से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन सब विस्तार पूर्वक मेंशन कीजिएगा। मेल के जरिए भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, moneyguru@zenetwork.com पर आप मेल भी कर सकते हैं। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को नीरज जी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम इंक्लूड कर रहे हैं, पुणे से है, प्रदीप कुमार जी का है। प्रदीप जी नमस्कार, बताइए प्लीज आप अपना सवाल। हम देख रहे हैं आपने 2 गोल सेट किए हैं और आपने मेंशन किया आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 6000 रुपीज का आप उसमें इन्वेस्टमेंट आपका जा रहा है ऑलरेडी। तो ये बताएंगे कहाँ आपका इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ हो रहा है, ये म्यूचुअल फंड्स में जो आपने किया हुआ है? हाँ नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप श्रीवास्तव, मैं पुणे से बोल रहा हूँ जी। दो म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एक IDFC फोकस ब्लू चिप टॉप जिसमें मैं 3000 कर रहा हूँ, और दूसरा HDFC टॉप 200 जिसमें मैं 3000 रुपए प्रति माह कर रहा हूँ। ओके राइट। अच्छा, ये आपने इसे बताया, ये आप और अतिरिक्त 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, अच्छी बात है। अब आपने जिस तरह से 2 गोल्स इसमें मेंशन किए हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। स्टूडेंट्स की एजुकेशन, जिस तरह से अगर हम देखें आजकल बच्चों की जो शिक्षा वो काफी एक्सपेंसिव है, तो उस तरफ आप सोच रहे हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग का भी आपने मेंशन किया, ये आप बता पाएंगे जिस तरह से डिपेंडेंस है, आपने टर्म प्लान भी अपने लिए लिया हुआ है? जी, मैंने अभी तक कोई टर्म प्लान नहीं लिया हुआ है, लेकिन मैं टर्म प्लान लेने के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ। मेरे पास कुछ LICs की पॉलिसीज है और हेल्थ इंश्योरेंस है, बट टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ शुड आई इन्वेस्ट। राइट, आपको राय दिलवाते हैं। इन सबसे पहले तो आप एक टर्म प्लान ले लीजिएगा, नीरज जी आपको डिटेल्स बताएंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाकी इन्वेस्टमेंट्स उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ताकि एक आपका जो बेस है वो रेडी हो जाए और वो आप सुरक्षित रहें, क्योंकि कल मालूम नहीं क्या हो, तो हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। तो इसलिए उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसको जरूर आप रखें। नीरज जी, बाकी आप इनको किस तरह से राय देंगे, ये और एडिशनल इन्वेस्टमेंट का जो सोच रहे हैं और टर्म प्लान जैसे हम चेक कर रहे थे, आप इनको कैसे राय देंगे उसकी इंपॉर्टेंस पर? देखिए सौरभ जी, प्रदीप जी का जो सवाल है कि ये कुछ फंड्स अकुमुलेट करने चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए और अपने बच्चे की शादी के लिए। पहले हम टर्म इंश्योरेंस के ऊपर आते हैं। इनकी इनकम जो है वो 1.5 लाख रुपए प्रति माह है। जो इनकम और इनके गोल देखते हुए लगभग 1.5 से 2 करोड़ की इंश्योरेंस इनका होना चाहिए, जो लाजमी है इनके ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से। आज की डेट में ऑनलाइन टर्म प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है। एगोन रेलिगियर का टर्म प्लान अवेलेबल है, अवीवा का अवेलेबल है, और रिसेंटली HDFC ने भी लॉन्च किया है। अगर ये 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग जो इनका प्रीमियम आता है वो 35 से 40 हज़ार के बीच में आता है सालाना। तो एक रकम जो अपने टर्म इंश्योरेंस के लिए डाल सकते हैं, जिससे इनका फ्यूचर सुनिश्चित हो जाता है इनकी फैमिली के लिए। दूसरा हम बात करते हैं जो ये गोल इनके हैं कि इनको बेटी की शादी के लिए अकुमुलेट करना है और रिटायरमेंट के लिए अकुमुलेट करना है। मेरा मानना ये कि 50 लाख रुपया ये अकुमुलेट करना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, जो कि 7 साल के बाद आज से गोल है जी। और अगर इनको 50 लाख अकुमुलेट करना है और हम 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं तो इनको 38,000 रुपीज़ पर मंथ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। सिमिलरली अगर ये रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए इनको 33,000 रुपये का अकुमुलेशन चाहिए हर महीने। जो टोटल ऑलरेडी 6,000 ये कर रहे हैं, तो 65,000 रुपये हर महीना इनको और जोड़ना पड़ेगा इसके लिए। तो लेकिन इनका जो इनकम है जो इन्होंने बताया 1.5 लाख रुपए, वो प्री टैक्स है, पोस्ट टैक्स है, वो क्लियर यहाँ से नहीं हो रहा है जी। अगर ये एज्यूम करके चलते हैं कि पोस्ट टैक्स इनकम है तो 40% इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपनी आय का, तो ये अपने गोल्स को सेफली अचीव कर पाते हैं। और उसके लिए इक्विटी और डेट का सहारा ये ले सकते हैं। जैसे जैसे गोल के पास आएंगे तो डेट में मूव करें, लेकिन शुरू इक्विटी से करें अपना कॉर्पस बिल्ड करना। उसके लिए SIP कर सकते हैं HDFC टॉप 200, और जो ICICI का इनका फोकस ब्लू चिप चल रहा है
उसी में 2-2 हजार रुपए और बढ़ा ले, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे परफॉर्मर्स हैं, इन्होंने अच्छे पिक्स किए हुए हैं, तो अच्छी परफॉर्मेंस की है बिल्कुल। और इसके अलावा यूटीआई अपॉर्चुनिटी फंड है, फिडेलिटी फंड है और आईडीएफसी प्रीमियर फंड है। इन तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें या 5-5 हजार और 6 हजार रुपये इन्वेस्ट कर लें। तो हमारा मानना ये है, इस परफॉर्मेंस अगर 12 और 14% की रिटर्न इनको इक्विटी पोर्टफोलियो पे मिलती है तो दे कैन प्रोबेबली सेफली बी होम इफ दे इन्वेस्ट 40%। बट ये है, जब तक अगर ये 40% नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट इससे शुरू करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाते चलें। राइट। और बाकी डिटेल्स जो हैं, जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स की किस तरह से बढ़ रहे हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप कॉल लेते हुए इस गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट गोल हैं और दोनों ही अपने आप में उनकी एक काफ़ी खास अहमियत है। तो आप जिस तरह से उसको प्लान आउट कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट प्रदीप साहब। अगला प्रश्न आइए शामिल करते हैं, जो कि लुधियाना से आ रहा है। राकेश गुप्ता जी का ये सवाल है। राकेश जी, आप प्लीज बताइए, आपने एनसीडी का मेंशन किया है और साथ ही प्राइवेट कंपनी के एफडीज का, ये आप बता सकें क्या आप जानना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, बताएं प्लीज। सर, मैंने ना मुथूट फाइनेंस में सिक्योर्ड एनसीडी है निकलेस 13.25% पर, वो 3 साल के पीरियड के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट की है 3 लाख रुपए की। राइट। और 3 लाख रुपए में जेपी एसोसिएट की 12.5% दर से एफडीआर है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और मेरा क्वेश्चन है कि इन एनसीडी और एफडीआर की रीपेमेंट में कोई रिस्क है? आपको बिल्कुल राय दिलवाते हैं। आपने काफी अच्छा प्रश्न जिस तरह से रेज किया है, ये बाकी व्यूअर्स के लिए भी इंफॉर्मेटिव होगा। एनसीडी जो आपने मेंशन की, जिसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, उसकी वैसे 7 जनवरी लास्ट डेट थी, और आपने जेपी एसोसिएट्स की एफडी की बात की है। नीरज जी, ये अपने आप में, जैसे इन्होंने कहा, एक एनसीडी जो प्रेजेंट सिनेरियो में उसको अगर हम देखें, जो अट्रैक्टिव जिस तरह से है, और एफडीज में जो प्राइवेट कंपनी की एफडीज हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही मेंशन कर रहे थे। जब कोई इंडिविजुअल आगे बढ़े, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है, आप देखें उसको, लेकिन उसके अलावा और कई इंपॉर्टेंट उसमें पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि इसमें जब आप बढ़ रहे हैं तो अपना एक जोखिम भी होता है। तो जो रेटिंग्स वगैरह हैं उसकी काफी अहमियत रहती है। आप समझा सकें इसका फंडा, मतलब केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट ना देखें, और भी पहलुओं को देखकर आगे बढ़ें, क्योंकि आप मनी पार्क कर रहे हैं वहां पर अपनी। नीरज जी, देखिए, आप जब भी किसी डेट इंस्ट्रूमेंट को चूज करते हैं तो आप उस कंपनी को उधार दे रहे हैं एक तरीके से, और उसके ऊपर सिक्योरिटी कितनी है, वो आपके उसके असेट्स, उसकी डेट टू इक्विटी रेशो क्या है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी की जानकारी के लिए वो सिर्फ एक रेटिंग का सहारा भी देख सकते हैं। जैसे मुथूट फाइनेंस के अंदर रेटिंग थी AA-, जिसकी वजह से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई था। जितना रेटिंग हाई होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट रहता है। तो आप सिर्फ ब्याज की तरफ ना देखें, आप साथ में ये भी देखें कि आपका जो मूलधन है वो कितना सिक्योर्ड है जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको आपको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से अगर आप मुथूट को देखें तो हाई डेट रेशो है, उसका ऑलरेडी काफ़ी डेट है, और सिर्फ एक ही बिजनेस में है जो कि गोल्ड लोन में है। तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस नहीं है जो उसको रिस्क की तरफ काफ़ी एक्सपोज करता है। अभी तक उनकी सिचुएशन ठीक है, बट स्टिल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक लिमिटेड एक्सपोजर आप ले सकते हैं टुवर्ड्स गेटिंग ए हायर रिटर्न। इसी तरीके से जेपी का भी अगर आप देखें तो रेटिंग नहीं है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बट एक लिमिटेड एक्सपोजर लें, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना लें। अगर उसकी पेपर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो पेपर क्वालिटी का जरूर ध्यान रखें। जी, ऑल द बेस्ट। इस तरह से, मतलब आप जब बढ़ें तो उसके पीछे की एक सोच है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से पूरा वर्क करता है, और इन्वेस्टमेंट लेते समय आप जो भी कॉल ले रहे हैं फाइनल, उसमें इन फैक्टर्स को कंसिडर करना बेहद ज़रूरी है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब आप आगे बढ़ सकते हैं। हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अभी इनिशियली हमने जिस तरह से पोर्टफोलियो प्लानिंग इंडिविजुअल की और साथ ही एनसीडी और साथ ही प्राइवेट कंपनी एफडीज को चेक किया है। ब्रेक के उस पार हम बैंक्स की जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उसको जायजा लेंगे। उसके अलावा कई और प्रश्न हैं जिनको हम इंक्लूड करेंगे। तो ब्रेक के बाद जब स्पेसिफिकली हम लौट कर आएंगे तो जिन प्रश्नों को इंक्लूड करेंगे, ये टारगेट सेट किया गया है, गोल है 12 ईयर्स में 50 लाख का, इसको अचीव करने के लिए किस तरह से आगे अग्रसर हों, इस पर बातचीत होगी। कुछ टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे, और साथ ही एक्सेस इक्विटी संबंधित क्वेरी है, इसको भी रिव्यू करेंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। वेलकम बैक। आज बातचीत हो रही है इन्वेस्टमेंट्स के तमाम ऑप्शंस पर। शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फाइनेंशियल मॉल से नीरज चौहान जी, और अगला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं वो एसएमएस के जरिए गुड़गांव से है। प्रश्न शिखा अरोड़ा जी का है। इनका प्रश्न है फिक्स डिपॉजिट्स पर बैंक्स की ओर जानना चाह रहे हैं। इन्होंने मेंशन किया है 28,000 इनकी मासिक आय, ये 1 से 2 साल के लिए एफडीज में निवेश करना चाह रहे हैं, इस पर राय चाह रहे हैं।
आप कैसे बताते हैं नीरज जी, ये समहाउ जो बैंक की एफडीज हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अट्रैक्टिव ऑफर किया जा रहा था, और अभी जो 2012 की हम बात करें, जब आरबीआई भी जो इंटरेस्ट रेट्स लगातार बढ़े थे, वहां डिपॉजिट्स में भी उसका इम्पैक्ट हुआ, लेंडिंग में भी हुआ, लेकिन अब जब वहां पॉज बटन प्रेस हो चुका है, इन्फ्लेशन कम हो गई है, माना जा रहा है 2012 में रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे की तरफ आ सकते हैं, तो ऐसे में जब बैंक एफडीज की तरफ आगे बढ़ें तो कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, और जो ऑफर्स मार्केट में है इस समय, ऑफर्स में किस तरह से आप इनको राय देना चाहेंगे? देखिए सौरभ जी, इनके सवाल से जो एक क्लैरिटी ये नहीं आ रही है कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट ये किस कारण से करना चाहते हैं, या कोई गोल है, या सिर्फ इनके पास कुछ सरप्लस फंड है जो वो 1 से 2 साल के लिए पार्क करना चाहते हैं, इसलिए बैंक फिक्स डिपॉजिट को चूज कर रहे हैं, या ये रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आज बहुत अच्छा है, आप 9 से 10% के बीच का ब्याज है डिपेंडिंग अपॉन द टेन्योर, और सेफ एंड सिक्योर्ड है। इसके साथ साथ कुछ कुछ फिक्स डिपॉजिट्स हैं, जैसे एचडीएफसी लिमिटेड की फिक्स डिपॉजिट है जो आज 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 13 महीने और 33 महीने के लिए, 15 महीने और 33 महीने के लिए। तो इसके अलावा लेकिन अगर थोड़ा सा बहुत मामूली सा अगर ये रिस्क ले सकते हैं, और जिस तरीके की आज बॉन्ड्स की पोजीशनिंग है, अगले 1 से 2 साल का इनका टाइम होरिजन है इन्वेस्टमेंट का, और सेफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जब एफडी की बात करें तो आज बॉन्ड फंड बहुत अच्छी तरह पोजीशनड है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि आने वाले कुछ महीनों में ये ब्याज दर नीचे गिरेगी, और जब ब्याज दर नीचे आती है तो बॉन्ड फंड की परफॉर्मेंस और रिटर्न्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा। तो बॉन्ड फंड में अगर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज ये बैंक एफडी देख सकते हैं 9.5% आज की डेट में हमारे को मिलता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन नहीं है तो वो 50% और 0.50% और 0.25% का एडवांटेज इनको नहीं मिलेगा। एचडीएफसी लिमिटेड की फिक्स डिपॉजिट देख सकते हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है। राइट, तो जो आपकी क्वेरी है वो तो आपको एड्रेस करने की कोशिश की है, उसके अलावा एडिशनल भी जिस तरह से बॉन्ड फंड का भी आपको विकल्प दिया गया है, तो आप कॉल ले सकते हैं। डिटेल्स जो इनफैक्ट एफडीज की हैं वो स्क्रीन पर रन कर रही थी। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं अब इलाहाबाद से संतोष श्रीवास्तव जी का एक प्रश्न है। इन्होंने एक टारगेट सेट किया है, ये 50 लाख चाह रहे हैं, एजेंट की फिलहाल 40 है। हमारे साथ इस समय लाइन पर हैं। श्रीवास्तव साहब नमस्कार, ये आप बताएं, हम देख रहे हैं आपके प्रश्न में ये आपने मेंशन किया है स्पेसिफिकली आपकी डॉटर है जिसकी मैरिज के लिए आप 12 साल का टाइम फ्रेम लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप मेंशन कर रहे हैं कि आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहे हैं वो 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे, और फिर आपने 12 साल में आप बात कर रहे हैं 50 लाख की, तो ये आप इसमें जो रकम है इसको क्या बढ़ा सकते हैं, या अभी किस तरह से, मतलब क्योंकि इस रकम से इस गोल तक पहुंचने में थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, तो इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं इस अमाउंट को? अभी तो यही है फिलहाल जो है, लेकिन ये कि भविष्य में 1-2 साल के बाद थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है। बहुत खूब, चलिए आप आगे चलते हैं। हमारी जो रिक्वायरमेंट ये है कि 2 लड़कियां हैं, उनकी शादी के लिए तो एक 10-12 साल के बीच में 2 लड़कियों की शादी करना है। राइट सर, ये एक बड़ा गोल होता है जिंदगी में, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से उसको आप जो आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उस तरफ, इसमें इन्होंने जैसे नीरज साहब बताया है ये आगे चलते हुए इस अमाउंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, तो आप इनको ये जो पूरी अप्रोच है जिस तरह से ये इस बड़े गोल तक अग्रसर हों कैसे गाइड करना चाहेंगे? क्या इसमें मतलब क्योंकि इनका टाइम फ्रेम 12 साल का है, म्यूचुअल फंड्स तो है ये एक सफर जिसमें लंबी अवधि में इक्विटीज में अच्छे रिटर्न्स होते हैं, उसके साथ बढ़ें, साथ में क्या कुछ पीपीएफ टाइप इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐड करें, या उस तरफ ही बढ़ें और जब गोल के नजदीक हों तो डेट में शिफ्ट हों? मतलब आप किस तरह से इनके समक्ष रखेंगे ये जो पूरा अपने आप में जो एक बड़ा सफर रहने वाला है? देखिए सौरभ जी, अगर हम इनके गोल को समझें तो इनको 50 लाख रुपया एक्युमुलेट करना है अगले 12 सालों में, और इनका जो इन्वेस्टेबल अमाउंट है वो 10,000 रुपये महीने की बात कर रहे हैं। अगर हम 10,000 रुपये को पकड़े तो हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चाहिए वो 18% का चाहिए इस गोल तक पहुंचने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल रेट ऑफ रिटर्न है अचीव करना। दूसरा, एक्चुअली मैं अपने दर्शकों को एक ये बात भी बोलना चाहूँगा कि जो प्लानिंग है अगर वो इनिशियल ईयर्स में शुरू करें और जो इनिशियल इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं उनको लूज नहीं करें, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत फेवरली इस तरफ जाती है। अगर ये पहले से करते तो शायद आज हम कहीं ना कहीं एक अच्छी रकम पे पहुंचे होते। खैर जो भी है, वो मतलब जो इनिशियल एडवांटेज थी वो तो मिस हो चुकी है, वो तो मिस हो गई है, लेकिन इस स्टेज पर भी अगर हम इस स्टेज पे भी हम कुछ कर सकते हैं। उसके लिए जैसा आप कह रहे हैं कि पीपीएफ में ब्याज दर है 8.6% और इनकी टारगेट रिटर्न है 18%, तो पीपीएफ से मैच हम नहीं कर पाएंगे अगर इनका कंट्रीब्यूशन यही रहता है, या तो इनको कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा अगर इनको सेफर इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलना है। दूसरा, एक बेटर स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि अभी ये 10,000 रुपये से शुरू करें और हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाते चलें। उदाहरण के तौर पे पहले साल 10,000 रहेगा, अगले साल 11,000 रहेगा, उससे अगले साल 12,100 रहेगा, तो 10% कंपाउंडिंग रेट से बढ़ाते जाएं। अगर ये इस तरीके से करते हैं और इनके रेट ऑफ रिटर्न हम 13% भी अज्यूम करते हैं तो दे आर सेफली होम। ये अपना 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन एक एहतियात के तौर पे जैसे ही गोल की तरफ आए तो अपना जो इक्विटी के थ्रू ये जो कॉर्पस बिल्ड कर रहे हैं
उसको डेट की तरफ मूव करते रहें, ताकि जब वो इवेंट आए तो वो सेफ इंस्ट्रूमेंट में बैठे और आराम से उस पैसे को यूटिलाइज कर सके और मार्केट की फ्लक्चुएशन से दूर रहें। तो मेरे ख्याल से 10,000 रुपये से शुरू करें, साल दर साल इसको 10% से बढ़ाते चलें तो ये गोल को अचीव कर सकते हैं और गोल के पास आने पर इसको ये डेट की तरफ मूव कर लें। राइट, तो इस तरह से एक ये जर्नी है जो आप तय कर सकते हैं। संतोष साहब, ये गोल एक बड़ा है और इसमें इक्विटी के साथ, जैसे नीरज साहब बता रहे हैं, आप अभी सफर तय करें और स्लोली एंड स्टडीली इसमें आप अमाउंट इंक्रीज करते रहें और गोल के नजदीक पहुंचते समय आप डेट की तरफ शिफ्ट कर जाएं ताकि जो जोखिम है वो कम हो जाए और जिस पर्पस के लिए आप इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको आप फुली यूटिलाइज कर सके। हम एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जहन में आपके प्रश्न है या कोई सुझाव है, शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमें आप SMS कर सकते हैं 57575 पर। सेव लिखेगा क्योंकि आज बातचीत इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस पर हो रही है और सेविंग्स के इंपॉर्टेंस को हम चेक कर रहे हैं और उसके बाद विस्तार पूर्वक प्रश्न मेंशन करते इस नंबर पर SMS कर दें। मेल के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो moneyguru@zenetwork.com पर मेल कर दें। आखिरी सेगमेंट के साथ बस कुछ ही देर में लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट है, कुछ और प्रश्नों को शामिल करते हैं। अगला प्रश्न कर्नाटका से है, लाइन पर संतोष कुमार साहब हैं। यस सर, प्लीज आप बताइए एक्सेस इक्विटी के बारे में। व्हाट डू यू वांट टू नो सर? सर मैं पिछले दिसंबर से एक्सेस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यूस एवरी मंथ 2,000 रुपीज डिपॉजिट कर रहा हूँ। ओके, तो इसका एक्सेस इक्विटी फंड जिसमें मैंने डिविडेंड ऑप्शन री इन्वेस्टमेंट चूज किया है, इसका फ्यूचर कैसा रहेगा सर? क्या ये सही है? ओके, इन ब्रीफ जस्ट बता सकें आपने इस ऑप्शन को क्यों पिक किया था? कि जो भी डिविडेंड आएगा तो अगेन री इन्वेस्ट हो जाएगा एंड आई कैन व्हाटएवर बेनिफिट विल बी देयर, मेरे को मिल रहा है। ओके, आपको राय दिलवाते हैं। आपने जैसे मेंशन किया नीरज जी, आप कितने कंफर्टेबल रहेंगे इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए? इनफैक्ट ये दिसंबर 9 में लॉन्च भी हुआ था, आप कैसे कॉल लेना चाहेंगे ये अभी तक के परफॉर्मेंस को देखकर? देखिए सौरभ जी, एक्सिस इक्विटी फंड अगर हम इस कैटेगरी के बाकी परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर कुछ फंड हाउसेस की फंड स्कीम्स हैं जिसमें निवेश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल DSP ब्लैक रॉक का टॉप 100 एक सेम कैटेगरी का बहुत अच्छा परफॉर्मर है। ICICI प्रू ब्लू चिप फोकस बहुत अच्छा परफॉर्मर कंसिस्टेंटली है। आपने भी जैसे पूछना चाहा कि इन्होंने डिविडेंड ऑप्शन क्यों ली, मैं भी थोड़ा नहीं समझ पा रहा हूँ कि डिविडेंड ऑप्शन क्यों ली, क्योंकि डिविडेंड जो भी पे आउट होता है वो आप ही का पैसा आपको वापस दिया जाता है, वो कोई शेयर मार्केट का डिविडेंड नहीं है। म्यूचुअल फंड के डिविडेंड के साथ लोग इक्विटी डिविडेंड को थोड़ा कंपेयर करते हैं, जो गलत है और एक गलत धारणा है। तो आई थिंक अगर ये इनको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए तो ग्रोथ ऑप्शन में जा सकते हैं, कैपिटल गेन का एडवांटेज ले सकते हैं। 1 साल के बाद सारी इनकम टैक्सेबल है और नॉन टैक्सेबल है, तो शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए राय है और क्लियरली आपको इस पर एडवाइस दी गई, उसके अकॉर्डिंगली अब आप अपना जो है आगे प्लान आउट कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न जो हम इंक्लूड कर रहे हैं वो सूरत से है। प्रश्न जो है परेश साहब का है, परेश काठरिया जी का ये प्रश्न है। इनका एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं, इनकी सालाना आय 4 लाख है इन्होंने मेंशन किया और अगर हम स्क्रीन पर देख सकें जो इनकी डिटेल्स बाकी हैं, इन्होंने मेंशन किया ये मौजूदा इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें एडिशनल 25,000 पर मंथ ये इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, उसके बारे में ऑप्शन जानना चाह रहे हैं। इनफैक्ट एनुअली ये 25,000 इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। नीरज जी, आप किस तरह से बताएंगे ये जिस एज ब्रैकेट में है इनफैक्ट जोखिम ले सकते हैं, अभी इनके पास समय है, और अगर ये म्यूचुअल फंड्स की तरफ जिसको हमने शो में वैसे भी टच किया है, अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो क्या ये जो लार्ज कैप से ही सफर स्टार्ट करना चाहिए? मिड एंड स्मॉल कैप को भी प्रेजेंट सिनेरियो में आप किस तरह से समझाना चाहेंगे, जब अभी कहा जा रहा है शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस तो जरूर हैं लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक थोड़ा मध्यम अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो आप कैसे इनको समझाएंगे? देखिए सौरभ जी, ऑलरेडी ये 30,000 रुपया साल का LIC और PLI में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट साइड है। तो इसका मतलब है कि सेफ इन्वेस्टमेंट तो ये कंटिन्यूसली कर ही रहे हैं। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए और रिटर्न को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए इनको इक्विटी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। और अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और पहली बार इन्वेस्टर हैं तो ये लार्ज कैप की तरफ देखें या फिर मल्टी कैप प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी तरफ देखें। मल्टी कैप के अंदर हमारे पास UTI अपॉर्चुनिटी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, पास परफॉर्मेंस अच्छी है, और फिडेलिटी इक्विटी एक फंड है जो अच्छा परफॉर्मर है। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल ना रखें, थोड़ा लॉन्ग टर्म अप्रोच रखेंगे तो इनको जो रिटर्न है वो यहाँ से थोड़ी बेहतर मिलेगी और मेरे ख्याल से डाइवर्सिफाई भी होगा इनका पोर्टफोलियो सेफ इंस्ट्रूमेंट और रिस्की एसेट क्लास के बीच में, और एक अच्छी रिटर्न ये पा सकते हैं। राइट।
तो इसी नोट पर हम कार्यक्रम वाइंड अप करेंगे। बाकी डिटेल स्क्रीन पर हैं। जिस तरह से जिन फैक्टर्स को आप कंसिडर करते हुए आप ओवरऑल प्लानिंग को मद्देनजर रख सकते हैं इनमें, इसी नोट पर हम कार्यक्रम वाइंड अप करते हुए आपका शुक्रिया करना चाहेंगे नीरज चौहान साहब। थैंक यू। शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका और दर्शकों का भी धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें इजाजत दें। नमस्कार।